गुड मॉर्निंग दोस्तों। कई दिनों से मैं सोच रहा था कि एक वीडियो बनाऊं, एक पॉलिटिकल वीडियो बनाऊं। मैंने अब तक तो शायद कोई वीडियो बनाया ही नहीं था और पॉलिटिकल वीडियो तो बहुत दूर की बात थी। वो कुछ यूँ हुआ कि अभी जो इलेक्शन का सीज़न चल रहा था हमारे देश में, इंडिया में, तो इस इलेक्शन के सीज़न में मैं देख रहा था कि विभिन्न राज्यों में इलेक्शन हो रहे थे और मीडिया जो है सबसे ज़्यादा कवरेज दे रहा था वेस्ट बंगाल को, पश्चिम बंगाल को सबसे ज़्यादा मीडिया कवरेज दे रहा था। और जो मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि वेस्ट बंगाल को मीडिया बहुत ज़्यादा कवरेज क्यों दे रहा है। एनीवे, ये मीडिया वाले जानेंगे, ये उनका विषय है, ये उनकी प्रायोरिटी है या उनके ऐसा डिमांड होता होगा। चूँकि वेस्ट बंगाल से मेरा भी लगाव रहा है, मैं भी वेस्ट बंगाल में रहा हूँ, तो मैं थोड़ा उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगा और मैं देखने लगा कि वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है। तब मैंने देखा कि एक प्रचार का एक बहुत बड़ा दौर चलने लगा और बहुत बड़ा दौर, उस दौर में सभी पार्टियां शामिल हो गई, रोड शोज़ होने लगे। टीएमसी वालों ने रोड शो करना शुरू कर दिया, भारतीय जनता पार्टी वाले लोग आ गए। हाँ, सीपीएम वाले और कांग्रेस वालों का रोड शो मैंने बहुत ज़्यादा गौर नहीं किया, देखने में नहीं मिला। वैसे मैं मीडिया से थोड़ा दूर ही रहता हूँ, बहुत ज़्यादा मीडिया पे नहीं रहता। हाँ, थोड़ा मैं कुछ रिपोर्टिंग देख लेता हूँ, कुछ अखबारों को पढ़ लेता हूँ, कुछ नेट पे कुछ अखबार पढ़ लेता हूँ, कुछ वीडियोस देख लेता हूँ। आजकल बहुत जगह वीडियोस अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाऊँ, मैं भी एक वीडियो बनाऊँ। जितना मैंने बंगाल को समझा है, वहाँ की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मामलों पर जितनी मेरी नज़र गई है, मैं जितना समझ पाया हूँ, वहाँ के लोगों को जितना समझ पाया हूँ, उनके संवाद को जितना समझ पाया हूँ, उनकी समझ को जितना समझ पाया हूँ, उनके डिमांड्स को जितना समझ पाया हूँ, उनकी अपेक्षाओं को जितना समझ पाया हूँ, तो मैं शायद एक अच्छा वीडियो बना पाऊँगा। घर से वीडियो बनाना एक मुश्किल ही आर्ट मुझे लगता है, बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि हम जैसे लोगों के पास न सुविधा है, न कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है वीडियो बनाने के लिए। लेकिन फिर भी मैंने एक काम शुरू किया और एक अपने मोबाइल को लेके बैठ गया और आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जितनी भी पार्टियों ने अपने पॉलिटिकल मंच का आयोजन किया और बड़े बड़े वक्ताओं ने वहाँ पे भाषण दिए, बड़े बड़े लीडर्स आए, सब पार्टी के आए, टीएमसी के भी आए, भारतीय जनता पार्टी के आए और भी पार्टियों के आए। लेकिन दो पार्टियों का जो मुझे रोड शो या भाषण ज़्यादा नेट पे देखने को मिला, एक टीएमसी का और एक भारतीय जनता पार्टी का। टीएमसी में मूलतः मैंने गौर किया कि ममता बनर्जी ही ज़्यादा लोगों को एड्रेस करती हैं, ऑडियंस को, जनता को एड्रेस करती हैं, जबकि भाजपा एक बहुत बड़ी पार्टी है, टीएमसी की तुलना में तो बहुत बड़ी पार्टी है और ऑब्वियसली अखिल भारतीय पार्टी है, भारत की सबसे बड़ी पार्टी है। तो उनके बहुत बड़े बड़े लीडर आए, बहुत सारे लोग आए, लोकल लीडर्स तो आ ही आए, उन्होंने तो पब्लिक को एड्रेस किया ही किया, जनगण को एड्रेस किया, लेकिन बड़े बड़े नेता भी आए और उन्होंने भी एड्रेस किया। लेकिन जो बात मुझे परेशान करती है कि भाजपा के जो अखिल भारतीय नेता आए, उनमें से अधिकतर का ताल्लुक जो है वो बंगाल प्रदेश से नहीं है, बंगाल राज्य से नहीं है, पश्चिम बंगाल राज्य से नहीं है। तो उनके लिए एक मजबूरी भी थी कि वो अपना भाषण हिंदी में दें और हिंदी भी जो उन्होंने
समझा है, वो हिंदी जानते हैं, बहुत अच्छी हिंदी जानते हैं। उनके हिंदी में मुझे कोई शक नहीं है, वो अपनी बात को बहुत अच्छी तरह से हिंदी में रख सकते हैं और रखते भी हैं। लेकिन उसमें जो एक कमी मुझे नज़र आई वो ये आई कि बंगाल के संदर्भ में जो बातें उनको कहना चाहिए थी वो शायद भाजपा के पश्चिम बंगाल इकाइयों के लोगों ने उनको ब्रीफ नहीं किया, क्योंकि हर प्रदेश एक दूसरे से अलग होता है। हमारे यहाँ कहते हैं कि हर थोड़ी दूर पे पानी बदल जाता है और वाणी भी बदल जाती है। हम जो सोचते हैं उसको अपने वाणी में एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो हर जगह के लोगों की सोच में विविधता है। वो एक डिस्ट्रिक्ट से आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट चले जाएं, एक इलाके से दूसरे इलाके चले जाएं, सोच में फ़र्क पड़ता है। अब हमारे यहाँ उत्तर भारत में, बिहार में, यूपी में, यहाँ तक कि हरियाणा में, अगर हम लोग हरियाणा वाले बिहार आ जाएं किसी नौकरी के लिए, किसी काम के लिए, और कुछ उनको तकलीफ़ हो तो वो कहते हैं कि परदेश में हूँ, थोड़ी तकलीफ़ तो होगी ही। बिहार में, यूपी में, हरियाणा में, पंजाब में जो शब्द है एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश चले जाने का, या कोई 200-400 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर चले जाने पर एक शब्द है कि परदेश आ गया हूँ, थोड़ी तकलीफ़ परदेश में होती है। आपको जान के आश्चर्य होगा, जो लोग वेस्ट बंगाल से नहीं हैं, वेस्ट बंगाल के लोग अगर एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चले जाते हैं तो वो कहते हैं कि विदेशे आची एकटू कष्ट होबे, मैंने भाई विदेश में हूँ, थोड़ी सी तकलीफ़ होगी। अगर नदिया ज़िला का आदमी कोई बर्धमान ज़िला में नौकरी कर रहा है, वेस्ट बंगाल में ही है, बहुत दूरी भी नहीं है, 100-150 किलोमीटर की दूरी है और एक ही प्रदेश में है, लोकल भाषा वर्नाकुलर डायलेक्ट भी एक ही है, बंगला ही बोली जाती है बर्धमान में भी और बंगला ही बोली जाती है नदिया ज़िला में। लेकिन नदिया ज़िला का आदमी जब बर्धमान ज़िला में आके नौकरी करता है तो कहता है विदेशे आची एकटू कष्ट होबे ही। ये कल्चर का फ़र्क है, ये भाषा का फ़र्क है, ये शब्दावली का फ़र्क है। मैं जहाँ तक ये समझता हूँ कि भाजपा के वो नेता जो बहुत बड़े नेता हैं, बहुत अच्छा भाषण देते हैं, समर्पित हैं देश के लिए, जनगण के लिए, लेकिन बंगला शब्दावली का प्रयोग वो उस प्रकार से नहीं कर सके जिस प्रकार से बंगाल का कोई आदमी करता है। मसलन मैं एक बात बता दूं, जैसे अभी हर जगह जो इलेक्शन हुआ है, हर जगह डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। अब डेवलपमेंट की बात करें तो हिंदी भाषी स्टेट में, विशेष करके यूपी में और बिहार में, डेवलपमेंट का मतलब हम लोग हिंदी में विकास लेते हैं और हर प्रकार के विकास को डेवलपमेंट मानते हैं। अच्छी सड़कों का बनना, रेलवे लाइन का बनना, ट्रेनों का चलना, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर होना, कुछ अच्छे स्कूल्स कॉलेज बनना, सारी चीज़ हमारे यहाँ डेवलपमेंट है। लेकिन डेवलपमेंट का मतलब वेस्ट बंगाल में ये भी है जो मैंने अभी बताया, जो बिहार में और यूपी में जो बातें डेवलपमेंट के लिए समझी जाती है, लेकिन उनका समझना है कि रोड का बनना, ट्रेन के रेलवे लाइन का बनना और ट्रेनों का चलना, स्कूल और कॉलेज का बनना, ये तो सरकार की ड्यूटी है, ये तो सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए और इस काम को सरकार करती है। ये कोई हमारे सोचने का और हमारे बहस का विषय नहीं है। विषय हमारे बहस का ये मुद्दा नहीं है। बंगाल वासी जो डेवलपमेंट का मतलब लेते हैं, वो डेवलपमेंट के लिए दो शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो विकास का प्रयोग नहीं करते। हालांकि विकास शब्द भी बंगला भाषा में है, विकास उनकी शब्दावली में है, पर वो विकास का प्रयोग नहीं करते। वो डेवलपमेंट के लिए दो शब्दों का प्रयोग करते हैं और वो शब्द हैं उन्नयन और उपकार। मतलब कि वो हम जैसे हिंदी भाषियों से थोड़ा सा अलग हैं, थोड़ा सा वो डेवलप्ड हैं, उनकी चिंता जो है थोड़ी हमसे ज़्यादा प्रगतिशील है, तो इसीलिए वो उन्नयन का इस्तेमाल करते हैं। और उन्नयन जो शब्द है, उन्नयन का मतलब जो मैं समझ पाता हूँ, थोड़ा सा वो
विकास से ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। उन्नयन का मतलब जो मैं समझ पा रहा हूँ प्रगति है और फैलाव है। तो बंगाल वाले जो उन्नयन शब्द का व्यवहार करते हैं वो प्रगति के लिए करते हैं और फैलाव के लिए करते हैं, और उन्नयन के साथ साथ वो उपकार शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं, जो मैं समझता हूँ कि किसी भी हिंदी भाषी स्टेट में ये सारे शब्द हिंदी के हैं। बांग्ला में भी व्यवहार होते हैं, बांग्ला की शब्दावली में भी है, हिंदी की शब्दावली में भी है, लेकिन हिंदी भाषी राज्यों में या हिंदी भाषी लोग उन्नयन और उपकार का प्रयोग आमतौर से नहीं करते, और विशेष रूप से राजनीतिक बहस में हिंदी भाषी लोग उन्नयन और उपकार का व्यवहार करीब करीब नहीं करते। मैंने नहीं सुना है, और न मैंने किसी हिंदी अखबार में इस चुनाव से रिलेटेड खबरों में उसका प्रयोग देखा है। जबकि बंगाल वाले चुनाव में जब डेवलपमेंट की बात आती है तो वो उन्नयन और उपकार की बात करते हैं। और उनके यहाँ एक कहावत भी है, अगर गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी उनको पसंद नहीं आती है तो वो कहते हैं कि जनगणेर की ए दिए उपकार होबे। शायद मैं बंगला बहुत अच्छे से नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन उनका ये कहना, इसका मतलब ये हुआ कि जनगण का इस पॉलिसी से क्या उपकार होगा। गोया जब वो डेवलपमेंट को यूज़ करते हैं तो उन्नयन और उपकार यूज़ करते हैं, जिसका मैं मतलब समझ सकता हूँ, या मैं जो समझ पा रहा हूँ कि प्रगति और कल्याण, यानी एक बृहत माने में वो डेवलपमेंट को इस्तेमाल करते हैं। तो इस मामले में मैं जो समझ पा रहा हूँ, जो मैंने महसूस किया है कि टीएमसी वाले, चूँकि उनका ताल्लुक़ बंगाल से है, वो अपने जनता तक इन शब्दों की मदद से ज़्यादा पहुँच पाए हैं या पहुँच पाए होंगे, जबकि भाजपा के जो नेता जो इलेक्शन कैंपेन में थे उन्होंने इन शब्दों का चयन नहीं किया होगा, क्योंकि जिस राज्य से वे आते हैं या हिंदी राज्य से या हिंदी में इन शब्दों का इस्तेमाल करीब करीब नहीं है। अब मैं आगे बोलता चलूँ, एक और शब्द है परिवेश। बंगाल में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। परिवेश बंगला में परिवेश प्रोनाउंस करते हैं। परिवेश का मतलब शिक्षा का परिवेश, सामाजिक परिवेश, रहन सहन का परिवेश, अच्छे बुरे लोगों का परिवेश, इंडस्ट्रियल परिवेश, नौकरी का परिवेश। जबकि परिवेश शब्द का इस्तेमाल, परिवेश गर्चे हिंदी का भी एक शब्द है, लेकिन उसका इस्तेमाल हिंदी भाषी स्टेट में तकरीबन नहीं होता है। इसके बाद जो एक शब्द बंगाल में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है वह है चाकरी। चाकरी नौकरी को कहते हैं। बंगाल वाले चाकरी जब कहते हैं तो इससे उनका अभिप्राय होता है नौकरी, लेकिन नौकरी से उनका मतलब ये होता है कि या तो सरकारी नौकरी या फिर किसी कॉरपोरेट की नौकरी। जबकि नौकरी से दूसरे स्टेट में जो मतलब लोग समझते हैं, जैसे अभी मैंने कुछ दिन पहले बिहार के एक राष्ट्रीय जनता दल के नेता का कहीं पे कोई बयान पढ़ा या सुना, उसमें उन्होंने कहा था कि बिहार में डेवलपमेंट का मतलब है नौकरी और नौकरी का मतलब है सरकारी नौकरी। बंगाल इससे थोड़ा सा हट करके है। बंगाल में नौकरी का मतलब, नौकरी को चाकरी कहते हैं, और चाकरी का मतलब सरकारी चाकरी भी है और कॉरपोरेट चाकरी भी है। कभी कभी बंगाल वासी कॉरपोरेट चाकरी को थोड़ा ज़्यादा तरजीह देते हैं। अगर कॉरपोरेट में चूँकि सैलरी पहले बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, तो कई बार लोग सरकारी नौकरी को छोड़ करके कॉरपोरेट की नौकरी में चले जाते थे।
चाकरी एक बड़ा क्रूड शब्द है और सुनने में कुछ अजीब लगता है हिंदी भाषियों को, और इसीलिए मैं समझता हूँ कि चाकरी पर बहस बहुत कम हुई होगी इस बार। विशेष करके भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने चाकरी को लेकर के बहुत कम बहस किया होगा। मुझे नहीं पता कि उन्होंने किया है कि नहीं किया है, लेकिन आम तौर से सिर्फ चाकरी को लेकर के बहस कम होती है। बंगाल में चाकरी शब्द का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। अगर कोई आदमी किसी छोटे मोटे बिज़नेस में है तो उससे पूछिए कि भाई बिज़नेस कर रहे हो की करबो चाकरी पाइनी। जब ये बात वो कहता है कोई बंगला में कि की करबो चाकरी पाइनी, तब उसका प्राय करीब करीब होता है कि एक सरकारी नौकरी नहीं मिल सकी, नहीं पा सका, तो इसलिए कारोबार कर रहा हूँ। बंगला में कहते हैं व्यवसा कोच्ची, चाकरी पाइनी ताई व्यवसा कोच्ची। यानी अगर नौकरी मिल जाती, कोई सरकारी नौकरी मिल जाती, तो चाहे बड़े से बड़ा बिज़नेस होता, मैं नहीं करता। बड़े से बड़ा आदमी भी बिज़नेस करना वहाँ नहीं चाहता है। चाकरी उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, उनकी पहली डिमांड होती है। मैं समझता हूँ कि चाकरी को हाईलाइट भी जनरली दूसरे लोग नहीं कर पाते हैं, और इस शब्द को भुनाने में लोकल लोग ही कामयाब होते हैं। लोकल लोग ही इसके महत्व को समझते हैं। अगर मैं जहाँ पे बिज़नेस है, जैसे मैं अगर कर्नाटक और तमिलनाडु और गुजरात की बात करूं, तो वहाँ के लोगों की पहली तरजीह होती है, कम से कम मैं कर्नाटक में समझता हूँ कि उनकी पहली तरजीह होती है, और गुजरात में, कि वो बिज़नेस करें। क्योंकि बिज़नेस में एक स्कोप है, आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं, बहुत तरक्की कर सकते हैं। लेकिन सारे स्कोप के बावजूद बंगाल के लोग चाहते हैं कि मैं चाकरी करूं। अगर वो बहुत बड़े घर से भी बिलोंग करते हैं, बहुत पूंजी भी उनके पास है, उनके परिवार में बहुत पैसा है, फिर भी वो बिज़नेस करना नहीं चाहते। चाकरी ही उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, पहली चाहत होती है। तो इस प्रकार मुझे लगता है कि जितने भी रोड शोज़ हुए हर पार्टी के, तो बंगाल के लोगों की शब्दावली को लोकल लोगों ने ही व्यवहार किया होगा, और मुझे लगता है कि इसमें टीएमसी ज़्यादा कामयाब रही होगी। और इसीलिए फिर बंगाल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। दुनिया में युद्ध कहीं भी हो, चाहे युद्ध अफ़गानिस्तान में हो, चाहे युद्ध इराक में हो, चाहे एक बहुत काफ़ी पहले एक फॉकलैंड वार हुआ था अर्जेंटीना और ब्रिटेन में, तो जब भी दुनिया में कहीं युद्ध होता है, बंगाली जुलूस निकालते हैं, और जुलूस में उनका नारा होता है युद्ध नोए शांति चाहिए। युद्ध नोए शांति चाहे, माने मैं युद्ध नहीं चाहता, मैं शांति चाहता हूँ, और सब लोग एक हो जाओ, ऐसा कुछ वो नारा लगाते हैं। एकता होना चाहिए, युद्ध नहीं होना चाहिए, लड़ाई नहीं होनी चाहिए। तो ये भी उनका एक सेंटिमेंट है, ये उनके समझने और सोचने का एक ढंग है। तो मैं समझता हूँ कि इन तमाम जो उनकी सोच है बंगाल वालों की, उसके एतबार से बंगाल में इलेक्शन का कैंपेन नहीं हुआ होगा। और अगर कुछ इसमें कुछ प्रिविलेज्ड होगा, कुछ उसमें फ़ायदा मिलेगा, या उन शब्दावली को, उन सेंटिमेंट्स को अगर समझा होगा, तो तृणमूल के लोगों ने ज़्यादा समझा होगा। कि उनके अधिक, वो एक रीजनल पार्टी है, एक स्टेट की ही पार्टी मैं समझता हूँ अभी भी तृणमूल को। शायद हो सकता है कि दूसरे राज्यों में भी उनकी इकाई हो, लेकिन वो अभी बंगाल बेस्ड पार्टी है। और उसमें ज़्यादातर जो लीडर हैं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पश्चिम बंगाल से हैं, और उनके अधिकतर लीडर भी पश्चिम बंगाल से हैं। तो उन्होंने उन शब्दावली को ज़रूर इनकैश किया होगा, और उसका फ़ायदा भी उनको ज़बरदस्त मिल रहा होगा, और मिल रहा है, जैसा मैं समझता हूँ। मुझे कई रिपोर्टों में देखने में मिला, जो ग्राउंड रिपोर्ट कई न्यूज़ चैनल ने वहाँ से किया है, कलकत्ता से या उत्तर बंगाल से या नंदीग्राम से या और विभिन्न जगहों से। तो उसमें मुझे समझ में बात आई कि वहाँ के लोगों का झुकाव, अधिकतर लोगों का झुकाव अधिकतर जगहों में टीएमसी की तरफ था। बहुत सारे जगहों में लोगों का झुकाव भाजपा की तरफ भी था। जैसे पश्चिमी बर्धमान ज़िला में मैं समझता हूँ कि भाजपा की तरफ लोगों का ज़्यादा झुकाव है। उसी तरह नदिया ज़िला में भाजपा की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा झुकाव है। बांकुड़ा ज़िला में भाजपा की तरफ लोगों का ज़्यादा झुकाव है।
उत्तर बंगाल में भी बहुत सारी जगहों में भाजपा की पोजीशन बहुत मजबूत लगती है। भाजपा अपने तौर पर, चूँकि भाजपा में बहुत सीजन लीडर हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं और वो देश को समर्पित भी हैं, तो उन्होंने अपने तौर पर बहुत सा काम किया होगा, बहुत सी बात लोगों को समझाई होगी, अपने भाषण में बहुत सारे वादे किए होंगे। लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि चूँकि जिन लीडरों का ताल्लुक़ बंगाल से नहीं है, वो जो बंगाल वालों के दिल को जो बातें छूती हैं वहाँ तक उनकी पहुँच नहीं हो पाई होगी। और शायद इसीलिए अगर पूरे पश्चिम बंगाल में अगर आकलन किया जाए पूरे बंगाल का, तो भाषण और डोर टू डोर कैंपेन में टीएमसी को ज़रूर थोड़ा एज मिला है। और इसीलिए मुझे लगता है, मैं तो कोई चुनाव का विश्लेषक नहीं हूँ, मैं सेफोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई स्टैटिशियन भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस बार कि जो सार्थक संवाद है, जो प्रभावशाली संवाद है, जिसके करने में टीएमसी ज़्यादा कामयाब हुई है, इसका असर, एक बहुत बड़ा असर इलेक्शन के रिज़ल्ट में आएगा। आज मेरी उत्सुकता और बढ़ गई। कल शाम से मैं देख रहा था कि वो एग्ज़िट पोल काफ़ी आ रहा है। आज सुबह में भी मैंने देखा कि एग्ज़िट पोल है, जो अधिकतर कल शाम को ही शायद यूट्यूब पे लोड हुआ होगा। और एग्ज़िट पोल में भी बहुत सारे दिखाई जा रही हैं बातें कि कोई कह रहा है कि ममता बनर्जी को 140 से 160 सीट आएगा, कोई कह रहा है कि 120 सीट आएगा, कोई कह रहा है भाजपा को 160 सीट आएगा। 294 सीटों की वो असेंबली है और शायद उसमें 2 जगह चुनाव भी स्थगित कर दिया गया है। लेकिन मैं अभी सुविधा के लिए बात ये कर रहा हूँ, मैं 294 सीट को ही लेकर के चल रहा हूँ, क्योंकि जहाँ चुनाव स्थगित हुआ है वहाँ तो फिर चुनाव होना है, चुनाव तो होगा ही। तो अल्टीमेटली अंततोगत्वा 294 सीट तो आना है। तो मेरी उत्सुकता और बढ़ी कि नहीं, मैं आज एक वीडियो बना ही डालूं। और अपने वीडियो में मैंने जो समझा है, अपने व्यक्तिगत रूप से जो समझा है, उसको मैं बयान करना चाहता हूं। तो सारे एग्ज़िट पोल से मैं थोड़ा सा अलग सोचता हूं। मेरी समझ जो है मुझे कहीं और ले जा रही है। मेरा अपना मानना है कि टीएमसी को कम से कम 220 सीट आ जाएगी। थोड़ा 2-4 सीट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन टीएमसी को, तृणमूल कांग्रेस को कम से कम 220 सीट आएगी और भाजपा 100 सीट के आसपास रहेगी। तृणमूल अगर 220 से कम भी होगा तो 210 से ज़्यादा ही रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन 220 जो है एक बहुत, तृणमूल के लिए बहुत रीज़नेबल फिगर मुझे लगता है, और भाजपा के लिए 100 के आसपास का फिगर है। लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा 100 से नीचे चली जाएगी और शायद भाजपा 65 तक चली जाए, यानी 65 सीट ही भाजपा जीत पाए। उसमें 2-4-5 सीट का प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन जो एक, अगर एक फिगर कहा जाए तो मैं 65 का फिगर चुनता हूँ भाजपा के लिए, जो एक निचला फिगर है। ऊपर का फिगर भाजपा के लिए 100 तक का हो सकता है। और चूँकि मैं टीएमसी को 210 से 220 सीट दे रहा हूँ, उसका मैं 210 से 220 सीट का आकलन करता हूँ, तो इसलिए मुझे लगता है कि भाजपा 65 से लेकर 80 सीट तक पा सकती है। और जहाँ तक वामपंथियों का सवाल है और कांग्रेसियों का सवाल है, वो मुझे लगता है कि 294 सीट की असेंबली में लगभग 7-8 सीटों पर सिमट जाएंगे। और इसके अलावा अन्य, जिसको कहते हैं अदर्स, इन तीनों के अलावा अगर कोई चौथा गुट है या कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, आज़ाद उम्मीदवार है, तो चौथे गुट के लिए या किसी आज़ाद उम्मीदवार के लिए 1 से 2 सीट काफ़ी है। 1 से 2 सीट काफ़ी है, जो शून्य भी हो सकता है। शायद चौथा अगर कोई गुट हो, इस 3 भाजपा, तृणमूल
भाजपा पहला, तृणमूल दूसरा और कांग्रेस और वामपंथी तीसरा गुट के अलावा अगर चौथा कोई गुट हो या कोई आज़ाद उम्मीदवार हो तो वो चौथा गुट 0 पे भी जा सकता है। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो को बना दिया और मैं इसे पोस्ट करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप इसको देखेंगे और मेरा जो उद्देश्य है इसको बनाने का एकेडमिक उद्देश्य है, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बनाया नहीं जा सकता है, वो अपलोड होने में भी मुश्किल होगी और मेरे पास बहुत सारा मटेरियल भी नहीं है। मैंने अपने सोचने समझने के ढंग से सीटों का आकलन किया है और आकलन करके आपके सामने प्रस्तुत किया है। आपने मेरा वीडियो देखा, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।